अच्छा, अब ये जो टॉपिक है हमारा मेमोरी कंसिस्टेंट मॉडल है, ठीक है। अच्छा, मेमोरी कंसिस्टेंसी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको पता है कि तमाम प्रोसेसर जो नोड्स होती हैं वो अपनी मेमोरी जो है ना वो क्या कहते हैं, अपनी मेमोरी रखती हैं, ठीक है। हर हर नोड के पास अपनी मेमोरी होती है। ये बात तो क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर कॉपी हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल इस चीज को इंश्योर करते हैं कि अगर डाटा की एक कॉपी कोई प्रोसेसर राइट करे तो सिस्टम में मौजूद उसकी तमाम जो क्या कहते हैं कॉपीज हैं उन पे से उनकी तमाम कॉपीज पे से जो डाटा रीड हो वो अपडेटेड डाटा डाटा रीड हो, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल किस चीज को वो कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं। इस चीज को इंश्योर कर रहे होते हैं कि सिस्टम में मौजूद जितनी भी रेप्लिकेटेड कॉपीज हैं उन पे जो अगर एक लोकेशन पे डाटा अपडेट हुआ हो वो समहाउ दूसरी लोकेशंस के ऊपर भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल जो है इस चीज को क्या कहते हैं, इंश्योर सही। करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ठीक है इसको सर। इस ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अज्यूम दैट द फॉलोइंग केस ऑकर एक रो जो है वो एक्स है, जो रेप्लिकेट हुई हुई है दो नोड्स के ऊपर, एम और एन के ऊपर, ठीक है। अब एक क्लाइंट ए आया, उसने रो एक्स के अंदर कोई डाटा को अपडेट किया जो नोड एन के ऊपर है, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, क्लाइंट बी रीड्स रो एक्स फ्रॉम नोड एन। अब देखिए, एक डाटा की कॉपी जो है वो नोड एम के ऊपर है और एक कॉपी जो है वो नोड एन के ऊपर है। एक प्रोसेस आया, उसने एक प्रोसेस, उसका नाम ए है, उसने क्या किया कि जो नोड एम के ऊपर रो एक्स है या वेरिएबल एक्स है उसके ऊपर से डाटा को अपडेट कर दिया। और कुछ टाइम के बाद एक दूसरा क्लाइंट या दूसरा प्रोसेस भी आया, उसने नोड एन पे से उसकी कॉपी को रीड किया। अब कंसिस्टेंसी मॉडल इस चीज को इंश्योर करेगा कि नोड एम और एन के ऊपर जो वैल्यूज हों वो सेम हो। क्लाइंट बी जब नोड एन के ऊपर से डाटा रीड कर रहा हो तो वो वही डाटा रीड कर रहा हो जो क्लाइंट ए ने नोड एन के ऊपर अपडेट किया है, ठीक है बेटे। तो ये बेसिकली क्रुक्स है हमारा मेमोरी मॉडल्स का। मेमोरी मॉडल का जो है इस चीज को इंश्योर करते हैं। अच्छा जी। अब हमारे पास जो एक मॉडल होता है शेयर्ड मेमोरी मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास एक सेंट्रल लोकेशन होती है और तमाम प्रोसेस उसको शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर दो किस्म के कन्फ्लिक्ट ऑकर हो सकते हैं, रीड राइट कन्फ्लिक्ट और राइट राइट कन्फ्लिक्ट। रीड राइट कन्फ्लिक्ट ये होता है कि दो प्रोसेस एक साथ आए और उन्होंने शेयर्ड एड्रेस स्पेस के ऊपर उस डाटा आइटम को एक प्रोसेस रीड कर रहा है और एट द सेम टाइम दूसरा प्रोसेस राइट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर जो दोनों में से कोई एक प्रोसेस होगा उसके पास जो है वो डाटा की अपडेटेड वैल्यू इनकंसिस्टेंट वैल्यू होगी, अपडेटेड वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से जो राइट राइट कन्फ्लिक्ट होता है उसमें भी ये होता है कि शेयर्ड जो है वो एड्रेस स्पेस के अंदर किसी वेरिएबल को दो प्रोसेस एक साथ जो है वो राइट करने की कोशिश करें। तो अब किसका प्रोसेस विन करेगा, किसका प्रोसेस जो है वो अपडेट कर देगा वैल्यू को, और कौन सा प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रीवियस मॉडल था शेयर्ड एड्रेस स्पेस मॉडल, उसके अंदर दो किस्म के कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो सकते थे कि अगर हमारे पास दो प्रोसेस एक साथ आए और एक ने रीड किया उसी एड्रेस स्पेस को और दूसरे ने एट द सेम टाइम उसको राइट करना शुरू कर दिया, तो जो रीड कर रहा होगा वो बेसिकली वो ओल्ड वैल्यू को रीड कर रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर राइट ऑपरेशन पे अगर दोनों ऑपरेशन अगर एक साथ हो रहे हैं, रीड और राइट ऑपरेशन, तो वो रीड जो है ऑपरेशन जो है वो बेसिकली चूंकि राइट अभी कमिट नहीं हुआ है तो रीड ऑपरेशन जो है प्रीवियस वैल्यू को जो है वो रीड कर रहा होगा। इसी तरीके से राइट राइट कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि दो प्रोसेस एक साथ एक क्या कहते हैं वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और दोनों उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा।
तो इसका जो है क्या कहते हैं, हमारे पास दूसरा इसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर सिस्टम ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो मल्टीपल नोड्स के ऊपर रेप्लिकेट हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? रेप्लिकेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये होता है रिलायबिलिटी। ठीक है, डाटा जब मल्टीपल लोकेशंस पर मौजूद होगा, अगर वो सारा एक साथ अपडेट हो रहा है तो वो रिलायबल होगा। सही है। और फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है किसी सूरत में अगर कहीं भी फॉल्ट आता है तो दूसरी कॉपी जो है उसके लिए अवेलेबल होगी। एक एक नोट पे अगर फॉल्ट आता है, डाटा को रीड नहीं कर पा रहा होता है, तो वो दूसरी कॉपी से उसको रीड कर सकता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अब लाजमी सी बात है, जब आपके पास ज्यादा लोकेशन के ऊपर डाटा कॉपी हुआ होगा तो क्या कहते हैं वो अ, उसको रीड करना भी इजी होगा, तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। रिड्यूस लेटेंसी। लेटेंसी टाइम क्या होता है? प्लेसिंग कॉपीज ऑफ डाटा क्लोज टू वेयर इट इज यूज रिड्यूस एक्सेस टाइम। ठीक है, एक्सेस टाइम भी इसका रिड्यूस हो जाएगा। अगर फर्ज कीजिए कि एक रेप्लिके प्रोसेस जो डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसे कॉपी को एक्सेस करेगा जो उसके नजदीक होगी, दूर वाली कॉपी को वो एक्सेस नहीं करेगा। तो क्या है, लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी और एक्सेस टाइम उसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर मुख्तलिफ लोकेशंस पे डाटा कॉपी हुआ है तो लोकल जो प्रोसेस हैं वो अपने लोकल जो है वो कॉपी को एक्सेस कर रहे होंगे। ओवरऑल सिस्टम के ऊपर लोड जो है ना वो नहीं पड़ेगा, सेंट्रल किसी लोकेशन के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद डाटा लोकेलिटी। कीप डाटा नियर द कंप्यूटेशन टू अवॉइड कॉस्टली रिमोट डाटा एक्सेस। अगर डाटा जो है प्रोसेस से दूर होगा तो उसको जो इसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए जो हमारे पास कॉस्ट होगी वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म। इसी तरीके से रेप्लिकेशन के जरिए हम कंकरेंसी और पैरेललिज्म अचीव करते हैं। रेप्लिकेशन के जरिए डाटा रेडिली अवेलेबल होता है हर वक्त हर जगह, और बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स के अंदर ये रेप्लिकेटेड डाटा बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे रेप्लिकेशन के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन। डेफिनेटली जब हम बार बार एक चीज को बार बार कॉपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। एक कॉस्ट उसकी होती है नेटवर्क ओवरहेड। आपको इस इन तमाम डाटा की जो कॉपीज हैं उनको अपडेट करने के लिए आपको मैसेज पासिंग करना पड़ती है और वो डाटा को अपडेट करना पड़ता है, तो ये किसका है, वो ओवरहेड है। कंसिस्टेंसी मेंटेनेंस। इंश्योरिंग ऑल रेप्लिकाज आर अप टू डेट, स्पेशली राइट्स इज कम्प्लेक्स। अगर अगर राइट ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन की तो खैर है, ठीक है, लेकिन अगर राइट ऑपरेशन किसी एक कॉपी पर भी हो गया है तो इसकी कंसिस्टेंसी को जो मेंटेन करने की जो कॉस्ट होती है वो भी इसकी कॉस्ट एक होती है। राइट लेटेंसी। अपडेट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल रेप्लिकास। ठीक है। कंप्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, इसको मैनेज करना बहुत कम्प्लेक्स होता है। और रेप्लिकास कंज्यूम एडिशनल सीपीयू मेमोरी एंड आईओ रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई बात आपके? यहाँ तक समझ में आ गई? यस सर। यस शहीर सर। आपको, शहीर, शहीर, यस सर। मेरे बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ में आ रहा है। ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने शुरू में बात की थी, मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल, अब यहाँ से हमारा टॉपिक असल में स्टार्ट हुआ है। पहले इसने ग्राउंड बनाया है और अब जो है यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि हम रेप्लिकेशन क्यों यूज करते हैं और रेप्लिकेशन के नतीजे में हमें क्या अचीव होता है और रेप्लिकेशन के नतीजे में हमें कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल के शेयर्ड मेमोरी वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में क्या होता है कि तमाम प्रोसेस जो है वो एक सिंगल शेयर्ड एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम में क्या होता है कि हर प्रोसेसर की अपनी लोकल मेमोरी होती है, वहां पर डाटा जो होता है वो कॉपी हुआ होता है और वो एक्सचेंज हो रहा होता है थ्रू मैसेज पासिंग स्कीम्स। ठीक है जी। की जो शेयर्ड मेमोरी एड्रेस स्पेस होती है वहाँ कोहेरेंस होती है, और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी स्पेस होती है वहां पर कंसिस्टेंसी होती है, मेंटेन करना होता है। ठीक है। जो कोहेरेंस होती है इसका स्कोप क्या होता है, सिंगल मेमोरी लोकेशन होती है, और कंसिस्टेंसी का जो है मल्टीपल मेमोरी लोकेशन होती है जो पूरा सिस्टम के ऊपर जो है वो स्पेन की हुई होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एंश्योर ऑर्डर ऑफ, एक मिनट, ensures order of writes to the same location is seen correctly by all processor। अब जो कोहेरेंस है, सिंगल मेमोरी लोकेशन है, ये जो कोहेरेंस इस चीज को इंश्योर करती है कि आपका जो डाटा अपडेट हो रहा है वो तमाम प्रोसेस उसको रीड कर सके सही तरीके से। ठीक है। यहाँ पर जो रेप्लिकेशन नहीं हो रही चूंकि, तो इसलिए डाटा अपडेट करने के यानी कि मुख्तलिफ लोकेशंस पे अपडेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोसेस ऑर्डर में आ रहे हैं ये प्रोसेस जो है उस डाटा को सही तरीके से रीड कर सकें। ठीक है।
एंश्योर्स ऑल, अच्छा अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी में क्या होता है, इस चीज को क्या कहते हैं, इंश्योर किया जाता है कि तमाम प्रोसेस जो है वो तमाम प्रोसेस किसी भी गिवन टाइम के ऊपर तमाम मेमोरी लोकेशंस की जो रेप्लिकाज हैं उनकी स्टेट के ऊपर एग्री हो। स्टेट के ऊपर एग्री होने का मतलब क्या है कि इस चीज पे एग्री हो कि हाँ जी हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया तुम्हें? अच्छा, जी अब सर। कोहेरेंस जो है उसका फोकस ये होता है कि व्हाट वैल्यू डू आई सी एट एन एड्रेस। ठीक है, जबकि कंसिस्टेंसी का जो फोकस होता है वो इस चीज पे होता है, व्हेन डज अ राइट बिकम विजिबल टू अदर्स। ठीक है, एक राइट एक जगह पे हुआ, अब हाउ क्विकली ये रेप्लिकास के ऊपर अपडेट होता है, ये इसका फोकस होता है, किसका, कंसिस्टेंसी का। और कोहेरेंस का फोकस क्या होता है कि व्हाट वैल्यू डू आई सी एट एन एड्रेस, कि एक एड्रेस पे हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, क्या अपडेटेड वैल्यू मिल रही है या किसी वजह से पुरानी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, कोहेरेंस अप्लाई टू शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, कैशे कोहेरेंस एटीसी। और कंसिस्टेंसी जो अप्लाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल मेमोरी सिस्टम्स पे होती है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम, टू सीपीयू सी डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम वेरिएबल। और इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी की जो एग्जाम्पल है वो है सीपीयू डिसएग्री ऑन व्हेन अ न्यू वैल्यू इज विजिबल। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखो बेटा, ऐसी हो सकती है कि अभी ये एग्जाम्पल आगे भी आएगी। एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर क्या कहते हैं, एक ग्रुप है हमारा, हम उस ग्रुप के ऊपर अपनी एक पिक्चर अपलोड करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें हम पिक्चर अपलोड करते हैं। तो कुछ लोग जो ऑनलाइन होंगे उस वक्त यूज कर रहे होंगे, उनको हो सकता है वो फौरन विजिबल हो जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन तक सिग्नल नहीं पहुंच रहे, जैसे ही वो सिग्नल की रीच में आएंगे और अपना मोबाइल ऑन करेंगे, उनको थोड़ी देर बाद पहुंचेगा सिस्टम, उन्हीं के वो जो डाटा है थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है उसमें 5 बंदे हैं, 5 बंदे में से 2 जो है वो ऑनलाइन थे, एक ने शेयर कराया, 4 रह गए, उनमें से 2 ऑनलाइन थे, उनको फौरन मिल गई, उन्होंने पिक्चर देख ली। उनमें से 2 जो थे वो किसी रिमोट रिमोट लोकेशन पे थे, उन तक नेटवर्क एक्सेस नहीं था। ठीक है, तो उनको उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटस होगा वो ओल्ड शो हो रहा होगा, सही है, लेकिन जैसे ही वो उस रीच में आएंगे आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा और सब तक वो डाटा पहुंच जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। इन कोहेरेंस जो है वो कैशे कोहेरेंस प्रोटोकॉल इन्फोर्स करते हैं, और कंसिस्टेंसी जो है वो मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल्स जो है वो इंश्योर करते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, सीक्वेंशियल, वीक, इवेंचुअल, और क्या कहते हैं दूसरे, ठीक, कैजुअल। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मेमोरी मॉडल है, तो हमारा टॉपिक जो है वो ये है, मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल्स। ठीक है बेटे। अच्छा, आपके जो मेमोरी कंसिस्टेंट मॉडल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डाटा सेंट्रिक और क्लाइंट सेंट्रिक। ठीक है, डाटा सेंट्रिक अप्रोच में ये होता है कि आपके उस मॉडल की जो फोकस है वो डाटा के ऊपर है कि हाउ क्विकली डाटा इज मेंटेन्ड इन डिफरेंट रेप्लिकेबल फाइल। और क्लाइंट सेंट्रिक मॉडल का मतलब ये है कि हाउ क्विकली डाटा इज अपडेटेड व्हेन क्लाइंट इज अवेलेबल। ठीक है, 2 डिफरेंट अप्रोचेज हैं इसकी मेमोरी कंसिस्टेंसी मॉडल की, एक है डाटा सेंट्रिक और एक है क्लाइंट सेंट्रिक। क्लाइंट सेंट्रिक का मतलब ये है कि वो जैसे अभी एक इवेंचुअल मॉडल आएगा, वो क्लाइंट सेंट्रिक है, कि हमारे हम जो है वो क्लाइंट पे बेस कर रहे होते हैं कि अगर क्लाइंट अवेलेबल होगा तो डाटा भी उसको अवेलेबल होगा, सही है। और अगर क्लाइंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी डाटा, उसकी लोकेशन को अपडेट करने की या रेप्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए यूजलेस है वो। ठीक है, जबकि डाटा सेंट्रिक अप्रोच में ये होता है कि आपका फोकस ये होता है कि क्लाइंट अवेलेबल हो या ना हो, हर हर लोकेशन के ऊपर डाटा को अपडेट करना जरूरी है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब जैसे आपका फेसबुक का जो सिस्टम है वो मुझे बताइए कि क्लाइंट सेंट्रिक होगा या डाटा सेंट्रिक होगा? सर एक बार डिफरेंस फिर बता दें। डाटा सेंट्रिक और क्लाइंट सेंट्रिक में फर्क ये है बेटा कि डाटा सेंट्रिक अप्रोच में हम हमारा सिस्टम के अंदर जितनी भी रेप्लिकास मौजूद है वहां पर डाटा को फौरी अपडेट करना होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्लाइंट, की क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच ये कहती है कि जैसे जैसे क्लाइंट्स अवेलेबल हो वैसे वैसे उनकी नोट्स के ऊपर जो है ना वैल्यूज को अपडेट करते चले जाओ। ठीक फेसबुक है, सर डेटा सेंट्रिक होगा ना। फेसबुक डाटा सेंट्रिक होगा, इसी तरह जबकि व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो क्या है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच है। सही है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर क्लियर।
ओके, अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं डाटा सेंट्रिक की। डाटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ अपडेट्स टू शेयर डाटा आर सीन बाय डिफरेंट प्रोसेसेस इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. They define the rules for when and how changes to data become visible to others, focusing on the data itself, not the behavior of individual client. ठीक है, यहाँ पर डाटा सेंट्रिक अप्रोच के अंदर पूरा फोकस हमारा इस पे होता है कि हमारे डाटा कितनी क्विकली जो है वो रेप्लिकेटेड लोकेशंस के ऊपर अपडेट करना है. ठीक है, एक जगह अगर अपडेट हुआ है तो दूसरी जगह पे वो कितना क्विकली विजिबल होगा. डाटा सेंट्रिक मॉडल्स की ये अप्रोच होती है. और फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्लाइंट सेंट्रिक मॉडल की अप्रोच ये होती है कि जी जैसे जैसे क्लाइंट्स अवेलेबल होते जाए वैसे वैसे इनकी लोकेशंस पे डाटा को अपडेट कर दिया जाए. ठीक है बेटा. अब क्लाइंट सेंट्रिक मॉडल की चार मॉडल सब मॉडल्स होते हैं: रीड यूर राइट्स, मोनोटोनिक राइट्स और राइट फॉलो रीड्स. ठीक है. रीड योर राइट का मतलब क्या है? आई सी माई ओन चेंजेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैसेज अपडेट किया, मैं नेट से कनेक्टेड नहीं था. ठीक है, लेकिन मेरे पास वो डाटा शो हो रहा है, लेकिन वो आगे जो डाटा है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ. जैसे ही मेरे पास सर्विसेज अवेलेबल होंगी वो डाटा चला जाएगा. रीड योर राइट का मतलब ये है कि जिस लोकेशन पे आपने राइट किया है वही लोकेशन उसे रीड कर सकती है. ठीक है. मोनोटोनिक रीड का मतलब है कि नो गोइंग बैकवर्ड, ओनली न्यूअर वन. सिर्फ नई इंफॉर्मेशन आप विजिबल कर सकते हैं. मोनोटोनिक रीड्स का मतलब ये. मोनोटोनिक राइट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, एडिट करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे वैल्यूज जो है वो क्या उसी ऑर्डर के अंदर अपडेट हो रही है. जैसे जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ वैसे वैसे सिस्टम के अंदर उसी ऑर्डर में अपडेट हो रही है. राइट फॉलो रीड का मतलब ये है कि माई रिप्लाई मेक सेंस बिकॉज दे फॉलोज व्हाट आई सॉ. ठीक है जी. अब इसका डेफिनेशन ये है इसकी: इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाइक क्लाउड एप्लीकेशंस डाटा इज स्टोर्ड इन मैनी प्लेसेस replicas टू मेक इट फास्टर, बट समटाइम यू एंड द सिस्टम माइट नॉट सी द सेम वर्जन ऑफ द डाटा. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि एक ग्रुप के अंदर चार बंदे हैं. एक बंदे ने मैसेज किया, दो बंदे ऑनलाइन थे तो उनकी स्टेट कुछ और होगी. दो बंदे ऑफलाइन थे, उनकी स्टेट कुछ और होगी. अगर वो ऑफलाइन है, वो सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो उनके पास जो डाटा का ग्रुप का जो स्टेटस होगा वो प्रीवियस वर्जन होगा, लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा. क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मींस इवन इफ द सिस्टम इज नॉट परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड, इट कुड शुड स्टिल फील राइट फॉर मी. अब क्या मतलब है इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये कि जो दो बंदे जो कनेक्टेड नहीं थे, जो प्रीवियस वर्जन देख रहे हैं, उनके लिए वही वर्जन सफिशिएंट है. अपडेटेड वर्जन चूंकि वो उन तक नहीं पहुंचा, तो उसका उसको उनको कोई नुकसान नहीं है एक तरह से. ठीक है. उनको इस चीज का जो क्योंकि प्रीवियस वर्जन देख रहे हैं उनके लिए, चूंकि वो कनेक्टेड नहीं थे, उन तक नया डाटा नहीं पहुंचा, लेकिन प्रीवियस डाटा उनको कंप्लीटली विजिबल है. ठीक है. और उनको सर ये लिखा हुआ है फील राइट फॉर मी, ये फील मतलब क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? जी क्या कह रहे हैं? फील है वैसे ना, कह रहे इट हैं सर शुड कि स्टिल फील राइट फॉर मी. देखें, मैं कनेक्टेड नहीं हूँ. मैं अगर देख रहा हूँ डाटा अपना जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा हूँ, तो मेरे पास प्रीवियस तो सारे के सारे मौजूद है ना. मुझे तो नहीं पता कि पीछे से डाटा अपडेट हुआ है, मेरे लिए तो वही चीज राइट है ना. यस, यस सर, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये है, ये मतलब है इसका. यस। अच्छा, आपके जो कंसिस्टेंसी मॉडल जो होते हैं वो ये होते हैं: स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल, सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल, कॉजल कंसिस्टेंसी मॉडल, पीरैम एंड प्रोसेसर, वीक कंसिस्टेंसी मॉडल, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल और रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल. अब ये जो कंसिस्टेंसी मॉडल है इनमें कुछ जो है वो डाटा सेंट्रिक है, और इनमें से जो इवेंचुअल है वो क्लाइंट सेंट्रिक है. ठीक है, इवेंचुअल जो है वो क्लाइंट सेंट्रिक है, बाकी सारे के सारे वो ये डाटा सेंट्रिक मॉडल्स हैं. अच्छा, अब एक इसके अंदर एक और चीज है कि देखिए, इसके अंदर ये चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल, हम उस मॉडल को कहेंगे जो डाटा को, डाटा सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं. स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल मैं उस मॉडल को कहूंगा जो इमीडिएटली इमीडिएटली तमाम रेप्लिकास को अपडेट कर दे. ठीक है, मेरे पॉइंट आप समझ रहे हैं? जैसे ही एक लोकेशन के ऊपर डाटा अपडेट हो, तो उसी वक्त तमाम लोकेशन पे डाटा अपडेट हो. अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, मतलब अगर क्लाइंट कोई कनेक्टेड ही ना हो तो उसका कैसे अपडेट होगा? हाँ,
एक रीजन ये है। दूसरी चीज क्या है कि कम्युनिकेशन ओवरहेड एग्जिस्ट करता है। क्लाइंट अगर मौजूद भी हो, सपोज करें, कम्युनिकेशन ओवरहेड भी तो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है? देखें, आपने एक पिक्चर भेजी, उस पिक्चर भेजने में और रिसीव करने में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, टाइम डिफरेंस होगा ना। जी। ठीक है। तो यही बात है। जो स्ट्रॉन्ग जो है वो कंसिस्टेंसी मॉडल्स हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे ही जनाब अपलोड हो वैसे ही विजिबल हो चारों तरफ। ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल है वो थ्योरेटिकली तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। सही है। अब ये सामने आपके सर जो जो हाँ, बोले। सर जो हमारे ये क्रिप्टो करेंसी वाले होते हैं, इसमें भी तो रियल टाइम में वो आ रहा होता है, तो उस ट्रिप में नहीं आएंगे? नहीं, रियल टाइम में ऐसे ऐसे रियल टाइम में नहीं आ रहा होता। मैंने आपसे बात की ना वो, कि कम्युनिकेशन ओवरहेड जरूर होता है, चाहे वो नैनो सेकंड से क्यों ना हो। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो ये इस तरह समझें आप कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल जो है वो ये कहता है कि रेप्लिका तमाम डाटा की जो रेप्लिकेटेड लोकेशंस हैं वहां पर जो डाटा है वो एक ही टाइम स्टैम्प के तहत अपडेट होंगे, उनकी टाइम स्टैम्प डिफरेंट नहीं होंगी। ठीक है। ओ सही सही सर। ठीक है, समझ गया सर। सही है। अब जैसे हम आप वो जो बात कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है या स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर भी चाहे वो नैनो सेकंड का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है। टाइम स्टैम्प उनकी सेम नहीं है, जनरेशन एंड रिसेप्शन के बीच में। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसके बरक्स मेरे पास जो एक और मॉडल है, वही वाला मॉडल, इवेंचुअल की बात हम कर रहे थे। इवेंचुअल मॉडल की एग्जांपल दी थी मैंने, जो आपको व्हाट्सएप की दी है ना। मेरे पास एक और मॉडल है जो कहता है कि जैसे जैसे क्लाइंट अवेलेबल हो वैसे वैसे डाटा देते जाओ। ये इंतहाई वीक मॉडल है। इसमें इस चीज की कोई इंश्योरिटी, अब एक बंदा 2 दिन तक कनेक्ट नहीं होता तो 2 दिन तक डाटा उसके बाद अपडेट नहीं होगा। सही है। ठीक। ठीक है। तो ये वीक है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल है, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल है। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि टू जो है वो स्ट्रिक्ट के मुकाबले में वीक है, लेकिन कॉजल के मुकाबले में स्ट्रांग है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि पी रैम जो है वो कॉजल के मुकाबले में वीक है, लेकिन वीक कंसिस्टेंसी मॉडल के मुकाबले में स्ट्रांग है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इवेंचुअल जो है वो वीक के मुकाबले में वीक है, लेकिन रिलीज के मुकाबले में स्ट्रांग है। सही है। तो एक बात याद रखिए कि अगर कोई वीक कंसिस्टेंसी मॉडल है, वो एज इट इज तमाम स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक कंसिस्टेंसी मॉडल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। स्ट्रेंथ के हम लेवल अगर डिफाइन करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि अगर एक मॉडल है, वो अपने से जो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल है उनके ऊपर मैप हो सकता है, लेकिन अपने से वीक के ऊपर वो मैप नहीं हो सकता। तो ये एक रूल ऑफ थंब आप याद रखिएगा कंसिस्टेंसी मॉडल्स के लिए। ठीक है बेटे। ठीक है सर। अच्छा, अब स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल। स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल कहता है कि भाई आपके जितने भी रेप्लिकाज हैं, जैसे ही राइट शुरू हो वैसे ही तमाम के तमाम रेप्लिका के ऊपर जो डाटा आइटम्स हैं वो उसी सेम टाइम स्टैम्प के तहत जो है वो अपडेट हो जाए, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसको मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल कहा जाता है। द स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंट्यूटिव फॉर्म ऑफ मेमोरी कंसिस्टेंसी। ख्याली फॉर्म है ये मेमोरी कंसिस्टेंसी की, ख्याली है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है। अ मेमोरी सिस्टम इज स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट if any read operation returns the value of the most recent write, regardless of which process made the write and regardless of where in the system the read occurs। ठीक है जी। वो ये कहता है कि जैसे ही उसे राइट किया जाए, दूसरी लोकेशन पे अगर रीड किया जा रहा है किसी दूसरे रेप्लिका को, तो वो जो है वो अपडेटेड वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है फौरन। ठीक है। इसकी जो फीचर्स है वो ग्लोबल टाइम ऑर्डर मेंटेन करता है। ये अभी जो मैंने बात आपको बताई कि ऑल ऑपरेशंस अपीयर ऑकर इन अ सिंगल ग्लोबल टाइम लाइन, जिस यानी कि तमाम ऑपरेशंस का जो ग्लोबल टाइम लाइन है वो सेम होगा। ठीक है। अच्छा, ओके सर। रीड सी लेटेस्ट राइट, रीड ऑपरेशन विल ऑलवेज रिटर्न द मोस्ट रिसेंटली completed राइट ऑपरेशन। ऑल प्रोसेस एग्री ऑन द ऑर्डर
आइडियल फॉर करेक्टनेस। ठीक है जी। अब ये इम्प्रैक्टिकल क्यों है? इम्प्रैक्टिकल इसलिए है कि ईच कोर में कैश इट्स ओन कॉपी ऑफ मेमोरी, अपडेट्स आर नॉट इंस्टेंटली विजिबल। सही है। तमाम जो है आपके पास कोर है, कोर्स जो है उनकी अपनी कैशे होती है, उन कैशे में एक साथ अपडेट होना पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे की अपडेट जो विजिबल उनको नहीं होती। नेटवर्क डिले की वजह से ये इम्प्रैक्टिकल है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपको डाटा पास करना है तो नेटवर्क डिले ऑकर हो सकता है। इसी तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, सीपीयू ऑफर रीऑर्डर इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, इस वजह से भी ये इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, think of a strict consistency model like a group chat where you send a message and it instantly appear to everyone in the exact same order, even if someone is on a plane or has a bad int। अच्छा, अब ये यही बात कर रहा है कि अगर मैं एक स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा तो ये इसलिए इम्प्रैक्टिकल है कि अगर फर्ज कीजिए कि एक मैसेज एक ग्रुप में भेजा जा रहा है, दो बंदे उसे रिसीव कर रहे हैं, दो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है। व्हेन अ स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी यूज्ड, ऑलमोस्ट नेवर डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड। ये जो मॉडल है ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट नेवर इम्प्लीमेंटेड, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये यूजफुल है। अ थ्योरेटिकल बेसलाइन, एक थ्योरेटिकल बेसलाइन प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंट मॉडल्स को आप स्टडी कर सकें। अ मेंटल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग मेमोरी सिस्टम, यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए ये मॉडल यूज हो सकता है, और आपका जो है वो एक बेस लाइन है, थ्योरेटिकल बेस लाइन है फॉर डिफरेंट अदर मॉडल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा है सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल। ठीक है। सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर पहले एग्जाम्पल देख लें, उसके बाद थ्योरी की तरफ आते हैं। लीजिए, एक प्रोसेस है, वो एक्स की वैल्यू अपडेट कर रहा है, वाई की वैल्यू रीड कर रहा है। दूसरा प्रोसेस है, वाई की वैल्यू अपडेट कर रहा है और एक्स की वैल्यू रीड कर रहा है। अंडर स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल दोनों को आर की वैल्यू, R1 को भी 1 रीड करना चाहिए और R2 को भी 1 रीड करना चाहिए। ठीक है। लेकिन इन सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल हमें ये देखना पड़ेगा कि जब R1 Y को रीड कर रहा था तो क्या उससे पहले Y ने अपनी वैल्यू अपडेट कर, प्रोसेस 2 ने वैल्यू अपडेट कर दी थी या नहीं की थी, या चले अपडेट कर भी दी थी तो क्या उसको ये विजिबल थी उस वक्त या नहीं थी। इज इट क्लियर? ये सर ये क्लियर हो गया है। ठीक है मतलब ये कि सर वो अपडेट में मसला आ सकता है ना कि वो जी। लेट अपडेट कर वो दे। विजिबिलिटी में मसला आ सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो अपडेट हो गई हो एक जगह, प्रोसेस वन ने अपडेट कर दी हो, लेकिन वो उसको विजिबल ना हो, उसको पुरानी वैल्यू जो है ना वो रीड कर रहा हो। ठीक है। ठीक है सर। अब इस पे आते हैं बाकी। A system is sequentially consistent if the result of any execution is the same as if the operation of all processes were executed in subsequential order, and operation of each individual processor appears in this sequence in the order specified by its program। ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में उन्हें रीड किया जा रहा है। तो ये जनाब अली सीक्वेंस में रीड और सीक्वेंस में राइट हो, सीक्वेंस में राइट हो रही है, सीक्वेंस में रीड किया जा रहा है, तो ये सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल है। ठीक है। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन है ये कि स्ट्रिक्ट का सीक्वेंशियल के साथ ग्लोबल टाइम जो है, इसकी ग्लोबल टाइम स्टैम्प, रियल टाइम ग्लोबल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होती है, और इसमें जनाब अली ये रिलैक्स्ड होती है कि रियल टाइम स्टैंपिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है रीड और राइट ऑपरेशन के दरमियान। ठीक है। रीड विजिबिलिटी, सीज द मोस्ट रिसेंट राइट इमीडिएटली, जैसे ही अपडेट होता है फौरन दूसरों का विजिबल होता है। और ये जो सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी है उसके अंदर जो राइट अपडेट्स होती हैं वो एक कंसिस्टेंट ऑर्डर के अंदर जो है वो विजिबल होती हैं। हो सकता है कि क्या कहते हैं, अगर जो राइट ऑपरेशन है वो विजिबल उसकी वैल्यू ना हो तो वो उसकी प्रीवियस वैल्यू भी वो दिखा सकता है। ठीक है। प्रैक्टिकली ये जो आपका स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल है वो इम्प्रैक्टिकल है, जबकि सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल समहाउ थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स है। गारंटी क्या है, स्ट्रॉन्गर है, ये थोड़ा सा वीकर है, इसके मुकाबले में ये वीकर है। ठीक है। अच्छा जी, चलो अब देखो, कॉजल कंसिस्टेंसी मॉडल को समझने के लिए एग्जांपल आप देखिए। प्रोसेस वन ने एक्स वेरिएबल पे
ए राइट किया, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 2, 3 और 4 जब एक्स को रीड करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। सही है। उसके ठीक बाद आप ये देख रहे हैं कि प्रोसेस 2 ने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को बी राइट कर दिया। सही है। ठीक। उसके बाद प्रोसेस 1 ने क्या किया कि एक्स की वैल्यू को सी राइट कर दिया। सही है। सही। सही। उसके बाद प्रोसेस 3 ने क्या किया कि जब रीड एक्स को रीड किया तो उसको पहले सी मिला, और फिर एक्स को रीड किया तो उसे बी मिला। सही है। ये जरा गौर से देखिएगा। ठीक। प्रोसेस 4 जब उसने एक्स को रीड किया तो उसे बी मिला, फिर उसने एक्स को रीड किया तो उसे सी मिला। सही है। तो सही। हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेस 4 जो है वो कॉजल जो है कॉजली डिपेंडेंट है प्रोसेस 2 और 1 के ऊपर, कि जिस सीक्वेंस में डाटा राइट हुआ है वो उसी सीक्वेंस में उस डाटा को रीड कर रहा है। जब डाटा को ए राइट किया गया था तो उसने डाटा को ए रीड किया। जब डाटा को बी राइट किया गया था तो डाटा को बी रीड किया गया। डाटा को सी राइट किया गया तो डाटा को सी रीड किया। तो वी कैन से दैट P4 इज कॉजल ऑन P2 एंड P1। ठीक है। तो ये कॉजल कंसिस्टेंसी मॉडल इस चीज को बोलते हैं कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कॉजली डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, कि जिस सीक्वेंस के अंदर उन्हें वेरिएबल को या उस डाटा को राइट किया जा रहा है, वो प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस अगर उसी सीक्वेंस में उससे रीड कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कॉजल कंसिस्टेंसी मॉडल। ठीक है। अब P3, आप देखें कि जब वो रीड कर रहा है तो वो उस सीक्वेंस में रीड नहीं कर रहा जिस सीक्वेंस के अंदर डाटा को राइट किया जा रहा है। ठीक है। तो सर वो बात मुझे समझ नहीं, कॉजल है उसका क्या मतलब है? कॉजल का मतलब ये है बेटा कि 3 प्रोसेस आपको ये नजर आ रहा है, P1, P2 एंड P4। सही है। जी। आप ये देख सकते हैं कि P1 और P2 जो है वो डाटा को अपडेट कर रहा है, बाकी P3 और P4 अपडेट नहीं कर रहा है। सही है। जी। अब P3 और P4 में जो P4 एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ रीड कर रहा है, और उसी सीक्वेंस में रीड कर रहा है जिस सीक्वेंस के अंदर डाटा को राइट किया जा रहा है। सही है। सही। जबकि प्रोसेस 3 जो है वो उसको उस सीक्वेंस में रीड नहीं कर रहा। यहाँ पहला वाला तो जो एक्स की वैल्यू ए अपडेट हुई थी उसने ए रीड कर ली, लेकिन जब यहाँ पर इस तरह से हुआ कि एक्स की वैल्यू बी रीड कर ली, राइट की, एक्स की वैल्यू पे सी राइट की, तो यहाँ पर ये जो रीड कर रहा है ये सी रीड कर रहा है पहले और फिर बी रीड कर रहा है। यानी कि जो मोस्ट क्या कहते हैं जो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू है वो उसको पहले रीड कर रहा है, और उसकी प्रीवियस वाली को जो है वो बाद में रीड कर रहा है। तो ये कॉजल नहीं है। कॉजल का मतलब ये है कि ऐसे प्रोसेस एक दूसरे को कॉजल कंसिस्टेंट कहलाते हैं एक दूसरे पे, जो जिस सीक्वेंस के अंदर डाटा को राइट किया जाए वो उसी सीक्वेंस में रीड कर रहा है। ये मतलब है कॉजल कंसिस्टेंसी मॉडल। अच्छा आया अच्छा समझ में? सर, ठीक है आ गया समझ में या सर। नहीं यस आया? सर। दोबारा मतलब सर सुन लो। जिस सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में डाटा को अपडेट किया जा रहा है, वेरिएबल को अपडेट किया जा रहा है, तो उसी सीक्वेंस में जो रीड कर रहा तो वो कंसिस्टेंट ही होगा ना बेटा। जी। भाई ए अपडेट हुआ तो उसने ए रीड कर लिया, बी अपडेट हुआ तो उसने बी रीड कर लिया, सी अपडेट हुआ तो सी रीड कर लिया उसने। जी। ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है प्रोसेस 3 के अंदर। तो ये प्रोसेस 3 कॉजली कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। है सर, समझ लिया। तो कॉजल कंसिस्टेंट मॉडल में ये होता है कि प्रोसेस जो है वो उसी सीक्वेंस में डाटा को रीड कर रहे होते हैं जिस सीक्वेंस में उसे राइट किया जा रहा होता है। बस ये ध्यान में रखिए। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब वापस इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। अब ये इसकी हमने एग्जाम्पल देख ली तो हमें डेफिनेशन समझना इजी है। A memory system is causal consistent if all processes agree on the order of causally related operations, but concurrent operation may be seen in different orders। ठीक है। अब concurrent, अब ये क्या है ये वाला, ये जो P3 है ये concurrent ऑपरेशन कहलाएगा, ये causal ऑपरेशन नहीं कहलाएगा इसके साथ। ठीक है। causal वो होगा जो सीक्वेंस को मेंटेन रख रहा है, जो सीक्वेंस डिस्टर्ब कर रहा है वो ठीक। concurrent ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और ये जो concurrent ऑपरेशन है वो सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकता है। कॉजल कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर कंकरेंट जो है वो प्रोसेस कंकरेंट ऑपरेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है।
और ओके सर। जितने प्रोसेस एक दूसरे के साथ कॉजल होंगे, आपका सिस्टम उतना ही ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। और जितने ज्यादा इसके अंदर कंकरेंट प्रोसेसेस होंगे, तो उतना ही जो है वो कंसिस्टेंसी कंप्रोमाइज होगी। ठीक ठीक है सर, समझ लो। समझ गए बात? चलो। यस सर। अच्छा, इसको हम रीड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन को। बेसिक थीम इसका ये था: अ मेमोरी सिस्टम इज कॉजली कंसिस्टेंट इफ all process agree on the order of causally related operations, but concurrent operation may be seen in different orders. What is causality? Causality operations are causally related if one could have influenced the other. For example, one operation read a value written by another. One operation follow another in the same thread, program order. A write happens after observing the result of other write. P1 प्रोसेस वन ने x की वैल्यू वन राइट कर दी, P2 ने जनरली रीड की x को, तो वो वन सी करेगा। फिर उसने क्या करा कि वन राइट कर दिया y के अंदर। अब P3 जो है, अगर वो वन रीड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि x को भी वो वन रीड करेगा लाजमी। ठीक है, क्योंकि कॉजली डिपेंडेंट है, क्योंकि x की वैल्यू भी वन हो चुकी है। सही है? सही सही सर। ओके। अच्छा, अब वीक कंसिस्टेंसी मॉडल। वीक कंसिस्टेंसी मॉडल में ये होता है कि आप जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक वैल्यूज विजिबल नहीं होंगी। ठीक है, गारंटी नहीं ठीक। होगी कि वैल्यू विजिबल है या नहीं है। मसलन एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है के सर। एग्जांपल, एक्सटर्नल फैक्टर के एग्जांपल ये हो सकती। वीक कंसिस्टेंसी मॉडल का मतलब क्या होता है कि एक लोकेशन पे एक वैल्यू अपडेट हुई आपने की, ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो दूसरी लोकेशन पे अपडेट हो जाएगी, अनटिल एंड अनलेस कि जब तक आप कोई एक्सटर्नल मेजर्स नहीं लेंगे। उन एक्सटर्नल मेजर्स को हम कहेंगे स्पेशल सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन, लाइक लॉक, बैरियर्स और फेंसेस। आप एक्सटर्नली उसे विजिबल नहीं कराएंगे जब तक ये विजिबल नहीं होगी, गारंटी नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये दी कि थ्रेड ए ने जो है एक्स इज इक्वल टू वन किया और लॉक लगाया, तो थ्रेड बी जो है वो जब लॉक एल को एक्सेस करेगा तो उसको वैल्यू विजिबल हो जाएगी। दोबारा सुन लें, वी कंसिस्टेंसी मॉडल: एक्स इज इक्वल टू वन अपडेट हुआ और लॉक एल इंप्लीमेंट कर दिया गया इसको। ठीक है, थ्रेड बी जब लॉक एल रीड करेगा और एक्स को प्रिंट करेगा, तो उसको एक्स की वैल्यू विजिबल होगी, तो वन वन जो है ना वो प्रिंट करेगा। अगर ये फर्ज कीजिए कि ये लॉक नहीं होता, लॉक एल थ्रेड बी के अंदर नहीं होता, और हम बगैर लॉक लगाए, बगैर लॉक को एक्सेस किए प्रिंट करते हैं एक्स को, तो एक्स की वैल्यू वन प्रिंट नहीं होती, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है जीरो, वो प्रिंट होती। ठीक है, a system is weakly consistent if memory operations read write are not guaranteed to be immediately visible to others, except when explicitly synchronized using special synchronization operations like lock barriers or fences. A memory system satisfies weak consistency if all accesses, read writes to shared memory are delayed arbitrarily. आर्बिट्रेटली का मतलब क्या होता है कि आपकी जो है वो डेलिबरेटली, ठीक है, डेलिबरेटली डिले किए जा रहा हो, अनलेस दे आर सेपरेटेड बाय सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन। जब तक उनको सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन के जरिए अपडेट ना किए जाए, तब तक जो है वो उसकी वैल्यू अपडेट करना, उसको वो डिले करते रहे। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशंस आर सीक्वेंशियली कंसिस्टेंट। A synchronization operations act as a memory fence. All previous writes become visible and no later reads writes are recorded before it. अच्छा, ये चीज आ गई। इसके बाद है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल सिंपल है कि वो चैट आपने की, जैसे अच्छा, तो ये जो पिछले जितने भी मॉडल पढ़े वो डाटा सेंट्रिक अप्रोच है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच है। ठीक है, जैसे जैसे क्लाइंट्स अवेलेबल होंगे, वैसे वैसे इनको जो है ना वो क्या कहते हैं, डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। ये सबसे आसान है बिल्कुल। ठीक है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज अ वीक क्लाइंट सेंट्रिक। अब ये चूंकि ये जो है इसमें तमाम लोकेशन पे डाटा फॉरन अपडेट नहीं हो रहा, तो ये वीक कंसिस्टेंसी मॉडल है। ठीक है, और ये क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल है, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर इफ नो न्यू अपडेट्स आर मेड टू अ डाटा आइटम, इवेंचुअली ऑल एक्सेस टू दैट आइटम विल रिटर्न द सेम लास्ट अपडेटेड वैल्यू। इसका थीम बेसिक ये है कि अगर अपडेट नहीं हो रही, तो तमाम लोगों के पास जो है वो अपडेटेड वैल्यू है, ये अजम्पशन है। ठीक है,
और अगर कोई एक लोकेशन पे डाटा अपडेट हो गया है तो इवेंचुअली कभी ना कभी तमाम लोकेशंस के ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। इसके दो पार्ट समझ लें आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल के। दो बेसिक जो है थीम है। पहला थीम ये है कि अगर सिस्टम में कोई अपडेट नहीं हुई तो इट इज अज्यूम कि तमाम लोकेशंस के ऊपर जो है वो अपडेटेड वैल्यू है। और दूसरा पार्ट इसका ये कहता है कि अगर किसी एक लोकेशन पे डाटा अपडेट हुआ है तो इवेंचुअली वो किसी न किसी टाइम पीरियड के बाद तमाम लोकेशंस पर अपडेट हो जाएगा, कभी ना कभी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक थीम है। इफ नो पहला पार्ट, इफ नो न्यू अपडेट्स आर मेड टू अ डाटा आइटम इवेंचुअली ऑल एक्सेसेस टू दैट आइटम विल रिटर्न द सेम लास्ट अपडेटेड वैल्यू। All replicas of data will become consistent eventually, but not immediately. Temporal inconsistencies are allowed as long as the system converges over time. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सिस्टम कंसिस्टेंट होते चला जाएगा। क्या मतलब है इस जुमले का? अब आगे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई तो है कि एज लॉन्ग एज द सिस्टम कन्वर्जेस ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे सिस्टम जो है वो अपडेट होते चला जाएगा। ठीक है ठीक है सर, जैसे व्हाट्सएप में होता है। जी। अब एग्जाम्पल ये व्हाट्सएप की है, इसके अंदर ये नीचे जो ना ये वाली एग्जाम्पल है ना, ये व्हाट्सएप की दी हुई है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है शेयरिंग फोटोज वाया व्हाट्सएप ग्रुप। वन फ्रेंड सेंड अ फोटो, सम फ्रेंड रिसीव इट इमीडिएटली और अदर सी इट अ बिट लेटर ड्यू टू द वीक नेटवर्क। इवेंचुअली आखिरकार एवरीवन गेट्स अ फोटो। सही है, इवन इफ ठीक है नॉट सर। एट द सेम टाइम, दैट इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। ठीक है, समझ गए? सही, सही है अब सर, ये समझ गया। कहाँ यूज होता है? आपकी जो this model is popular and highly available partition tolerant systems like NoSQL databases, Amazon DynamoDB, Cassandra, Rhea के examples हैं। Cloud storage, Azure Blob, S3, content delivery networks, social media feeds। ठीक है जी, post is eventually visible to all friends। ठीक है जी। अच्छा जी, पाइपलाइन रैम, पी रैम क्या कहता है? पी पी रैम जो मॉडल है इसे फीफो कंसिस्टेंसी मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कॉजल और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की बीच की चीज है। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कॉजल के मुकाबले में ये वीक है और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के मुकाबले में ये स्ट्रांग है। ठीक है, कॉजल और इवेंचुअल के बीच के अंदर ये एग्जिस्ट करता है पाइपलाइन रैम कंसिस्टेंसी मॉडल। PRAM consistency, also called FIFO consistency, ensures that writes from a single process, यहाँ पर रुक जाए, write from a single process, एक प्रोसेस सिर्फ राइट कर रहा है, ये दोनों वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ये राइट कर रहा है। ठीक है, तो अगला प्रोसेस जो है वो इसी ऑर्डर में उसे रीड करेगा। अगला प्रोसेस इसी ऑर्डर में इन दोनों को x और y को उसी ऑर्डर में रीड करेगा। ठीक है, बट राइट फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेस, अगर कोई तीसरा प्रोसेस होता प्रोसेस 3 और वो भी राइट ऑपरेशन कर रहा होता तो उस राइट ऑपरेशन का जो इफेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो इस सीक्वेंस में हो। वो जो राइट ऑपरेशन का इफेक्ट है वो किसी भी सीक्वेंस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। गॉट द पॉइंट? हम ये कहते हैं राइट x1 ठीक। राइट y1, फिर प्रोसेस P2 को हम कहते हैं कि राइट x2 बस, और प्रोसेस P3 को हम कहते हैं रीड x और रीड y। तो अब जनाब अली वो ये इससे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके साथ जहां दो राइट होंगे तो वहां दो रीड होंगे, इसका सिंक्रोनाइज हो जाएगा। प्रोसेस 2 के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा वो। ओ अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक, अब समझ में आई ना बात? वो ये कह रहा है यस कि सर, यस। अगर फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोसेस सिर्फ राइट कर रहा हो और दूसरा सिर्फ रीड कर रहा हो तो वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो ऑर्डरिंग को मेंटेन कर लेंगे। और जो ठीक है प्रोसेस सर। 3 है अगर उसके अंदर कोई राइट ऑपरेशन होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उस ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट हो, वो किसी और ऑर्डर में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। वो ये कह रहा है। ये है वीक कंसिस्टेंसी मॉडल, ये पी रैम कंसिस्टेंसी मॉडल। ठीक है सर। आगे बात समझ में? यस अच्छा सर। जी, इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल एंड फास्ट टू इम्प्लीमेंट, यूजफुल वेर इंडिविजुअल प्रोसेस बिहेवियर मस्ट बी रेस्पेक्टेड, नो नीड फॉर हैवी सिंक्रोनाइजेशन। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इनकंसिस्टेंट यूज होंगे अक्रॉस प्रोसेसेस। लाजमी सी बात है, अगर ऐसा कोई प्रोसेस बीच में आ गया जो एक राइट कर रहा है और एक रीड कर रहा है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। पेयर्स के बिहेवियर डिफरेंट होंगे और आइसोलेटेड जो है प्रोसेस, आइसोलेटेड रीड राइट के बिहेवियर डिफरेंट होंगे। अच्छा, इसके अलावा
ये ग्लोबल ऑर्डरिंग को जरा फॉलो नहीं करता, ठीक है। ग्लोबल ऑर्डरिंग का मतलब क्या है कि तमाम के तमाम जो है वो प्रोसेस एक ही स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जो पेयर जो है वो कंसिस्टेंट होंगे, वो आपके क्या कहते हैं, वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, वो बेसिकली क्या करेंगे कि ग्लोबल ऑर्डरिंग को फॉलो नहीं करेंगे। तो ग्लोबल ऑर्डरिंग जो है उसको उस पे बेस करती हुई जो एप्लीकेशन है, वो पी रैम मॉडल के ऊपर जो है वो क्रैश कर जाती है, वो रन नहीं होती। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम। सही है। ठीक है सर समझ गया। हाँ, सवाल, आपका सवाल ये था, आ रहा है नजर ये? आपका सवाल ये था कि लॉक, बैरियर और फेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस होता है? यस सर, एक वो था। हाँ, लॉक, फेंस और बैरियर में लॉक तो सिंपल होता है, ठीक है जी। लॉक सिंपल ये होता है कि डाटा, किसी डाटा पे लॉक लगा हुआ है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, या तो लॉक इस पे होगा, या तो इनके इसका मतलब ये है कि एक थ्रेड सिर्फ उसे एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, लॉक तो ये सिंपल हो गया। बैरियर का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करते हैं बैरियर में कि जब तक तमाम के तमाम थ्रेड उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक तमाम थ्रेड्स की जो है ना वो एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल चार थ्रेड चल रहे हैं, चार में से एक थ्रेड ने अपना काम जो है वो एक खास पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब एक बैरियर लगा हुआ है कि उस पॉइंट से आगे वो काम नहीं करेगा जब तक कि बाकी थ्रेड भी उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते। ये बैरियर कहलाता है। ठीक है, फेंस का मतलब ये होता है कि एक खास पॉइंट आपने डिफाइन कर दिया, उस खास उस खास पॉइंट के बाद जो है वो मेमोरी रीऑर्डरिंग ऑपरेशन, रीड और राइट ऑपरेशन की जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगी। ये इसका मतलब मैं समझा। A memory fence, also called a memory barrier, is a special instruction that tells the CPU and compiler, क्या बताता है, स्टॉप फिनिश ऑल मेमोरी वर्क बिफोर दिस पॉइंट। इस एक खास पॉइंट है, उस पॉइंट से पहले पहले मेमोरी को ऑर्डर में कर ले, उसके बाद मेमोरी की जो ऑर्डरिंग है वो चेंज करने की जो है वो गुंजाइश नहीं होगी। रीऑर्डरिंग की जो है ना वो अलाउ नहीं होगी एक खास पॉइंट के बाद। इसे कहते हैं फेंस। ठीक है। यस सर, क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज थी, वो था रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल। रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल जो है बेसिकली आपका जो पढ़ाया था कल वीक कंसिस्टेंसी मॉडल, उसी की एक रिफाइन फॉर्म है। ठीक है, वीक कंसिस्टेंसी मॉडल क्या होता है बेटे? वीक कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर हम ये करते हैं कि एक थ्रेड ने एक डाटा आइटम को अपडेट किया और उसको लॉक लगा दिया, उस लॉक एल उस पे इम्पोज कर दिया। अब तो दूसरा कोई भी थ्रेड जो इस लॉक एल को रीड करेगा, वो उसके पास जो है वो उसकी एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये है वीक कंसिस्टेंसी मॉडल। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें भी लॉकिंग और अनलॉकिंग होती है। इसमें जो लॉक होता है उसे एक्वायर कहते हैं, और अनलॉकिंग को कहते हैं रिलीज। और ये लॉकिंग और अनलॉकिंग जो है वो अपडेट करने वाला जो है वो क्या कहते हैं थ्रेड नहीं कर रहा होता। जिसको जरूरत होती है उस डाटा आइटम की, वो लॉकिंग और अनलॉकिंग कर रहा होता है। ठीक है, ये फर्क होता है वीक कंसिस्टेंसी मॉडल में और रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल में। ठीक है बेटा। तो